जैसे उनने उदाहरण देकर कहा कि जिस तरह दिए के ऊपर कांच लगाया जाता है और वो शाम को देखेंगे तो थोड़ा सा धुंधलापन, कालापन या उस पर लौ की जो काई होती है वो जम जाती है, तो उसको साफ करके फिर रखो तो और तेज प्रकाश होता है। उसी तरह अभ्यास वर्ग होता है कि हम आए हैं, कुछ फिर सीखेंगे और उत्साह उमंग से चलेंगे। विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में ये मंत्र दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनका जिक्र वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। वैसे तो बीजेपी में प्रशिक्षण शिविर नई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर में प्रदेश बीजेपी के लिए ऐसे शिविर बड़े मायने रखते हैं। जिस लालटेन से बीजेपी में सत्ता का प्रकाश हुआ, उस लालटेन की रोशनी लगातार उजियारा फैलाती रहे, इसकी कोशिश में लगी है बीजेपी। खासतौर से सिंधिया जी के समर्थक जो आए हैं उनको सीखने की जरूरत है, उसकी रीति नीति को समझने की जरूरत है, ना कि गोपाल भार्गव जी को समझने की जरूरत है। नहीं, उनके साथ वाले खिलाड़ी हैं बड़े। प्रशिक्षण का मतलब ही यही है, जो संगठन से चलेगा, जो संगठन को महत्व देगा, जो कार्यकर्ता को महत्व देगा, जो प्रशिक्षण लेगा वही आगे बढ़ पाएगा, वरना कई नदियां छूट जाती हैं समुद्र में मिलने के पहले। मैंने स्वयं पाया है कि नया शिक्षा ग्रहण होती है, नई विचारधारा उत्पन्न होती है और एक भाईचारा का वातावरण तय होता है। बाबा महाकाल की नगरी में हो रहे बीजेपी के शिविर में नए और पुराने सभी विधायक पहुंचे हैं, जहां उन्हें पार्टी के दिग्गज पार्टी की विचारधारा का पाठ पढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में बजट सत्र भी है और नगरीय निकाय चुनाव की चुनौती भी। कुल मिलाकर इस पाठशाला का मकसद सभी माननीयों को नई दिशा देना है, लेकिन बीजेपी की इस कवायद के कांग्रेस अपने नजरिए से मायने निकाल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में जाके जो दयनीय स्थिति सिंधिया के लोगों की हो रही है, अभी देखते जाइए, कहीं के नहीं रहेंगे, न भाजपा पचा पा रही, न कांग्रेस के रहें, और कोई खिलाड़ी बता रहा है, कोई सिंधिया समर्थक बता रहा है। ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोग हैं, जिधर इनका सीईओ बसपा में चले जाएगा तो बसपा में चले जाएंगे, इनका सीईओ सपा में चले जाएगा तो सपा में चले जाएंगे, और जो 18 साल कांग्रेस ने इतना दिया, कांग्रेस के नहीं हुए, तो ये किसके होंगे, ये तो भाजपा भी समझ चुकी है। विपक्ष के नाते बीजेपी की खामियां निकालना कांग्रेस का धर्म है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदेश में सत्ता का नया प्रयोग किया है, उसके बाद पार्टी के भीतर दबी छिपी या इशारों में उठ रही आवाज़ों को शांत करना ही बीजेपी के लिए चुनौती है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम कर कुनबे में जुड़े नए नेताओं को घुलाने मिलाने में लगी है, और जानकारों का कहना है कि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन बीजेपी इसमें सफल होगी। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कौन अनाड़ी और कौन खिलाड़ी। जब खिलाड़ी की बात होती है तो अनाड़ी की भी बात हो ही जाती है, क्योंकि खिलाड़ियों पर बहुत सारी फिल्में हमारे बॉलीवुड में बनी हैं, और उसका एक कोई चर्चित फिल्म ऐसी ही किसी फिल्म का, अक्षय कुमार साहब की फिल्म का गीत भी है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और राजनीति में खिलाड़ियों की भरमार है, ऐसा बड़ा कॉमन एक परसेप्शन मैं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि राजनीति में जो लोग आते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, वो इतने सयाने होते हैं कि आपसे हाथ मिलाएंगे तो आपको अपनी उंगलियां देखनी पड़ेंगी कि 5 की 5 उंगलियां हैं कि नहीं हैं। लेकिन ये परसेप्शन हमारा बन जाता है कि राजनीति में जो आता है कम से कम वो सरल और सहज तो बहुत कठिनता से ही रह पाता है। और यही वजह है कि किसी नेता की टिप्पणी के यहाँ जितने मायने, और सबसे ज़्यादा मायने तो हम लोग निकालते हैं कि ये कह गए गोपाल भार्गव कि वो तो सबके सब खिलाड़ी हैं, तो इसका क्या मतलब है, और कई नदियां समुंदर में मिलने से पहले रुक जाती हैं, तो इसका क्या मायना है, अब इस पर साहब बात कर लो, इस पर डिबेट कर लो, इस पर बहस कर लो। जबकि ये वैसी बातें जैसी बातें आप और हम दिन में कई बार बोलते हैं अपने परिवार के लिए, अपने मित्र के लिए, समाज के लिए, लेकिन हम चूँकि आम हैं और वो लोग ख़ास हैं, इसलिए फ़र्क हो जाता है और उनकी बात के अर्थ निकाले जाते हैं। लेकिन अर्थ निकाले जाएंगे, राजनेता की बात के अर्थ निकाले जाएंगे। बीजेपी एक बार फिर अपनी गहन गंभीर प्रक्रिया में है, और इसी प्रक्रिया के तहत आपने देखा कि एक बहुत अनुशासन के साथ पूरी बैठक है, सब बैठे हैं, ये समझाया जा रहा है, समझा जा रहा है कि क्या कुछ करना है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर ही मैं कहूँगा उनको, और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर वो अपनी अलग पहचान रखते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती है, और बहुत अच्छा भी लगता है कि सिर्फ राजनेता ही आपका कद नहीं है, उसके पैरेलल, उसके बरक्स आप अपनी एक छवि लेकर चल रहे हैं। बहुत पंकज जी चतुर्वेदी जी का मैं स्वागत करता हूं। अब्बास हफीज़ एक युवा कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता तो हैं ही, एक अच्छे इंसान हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि लिहाज और अदब की दुनिया के एक अच्छे स्टूडेंट हैं, जो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, वो होना बहुत ज़रूरी है। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ।
डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, ग्वालियर से मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपनी माहिर टिप्पणियों के लिए पहचाने जाते हैं, और अपनी व्यग्र निगाहों के साथ जुगल किशोर शर्मा हैं उज्जैन से, जो इधर उधर देख रहे हैं कि कोई मिल जाए तो वैल्यू ऐड कर दूं 8 बजे के इस कार्यक्रम के लिए। शर्मीली मुस्कुराहट के साथ उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जुगल, एक दिन भर का, जिसको हम अखबार की भाषा में कहते थे, थोड़ी भारी भाषा है, कठिन है, सिंहावलोकन, तो आप एक हमें प्रस्तुत कर दीजिए आज के दिन का एक पूरा मूल्यांकन रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत कर दीजिए। कैसा रहा, क्या रहा, और जो पर्दे के सामने आपने देखा और जो पर्दे के पीछे देखा उस पर भी एक छोटी टिप्पणी। जी जी जी। देखिए, अगर सुबह से लेकर अब शाम तक की बात करें तो 2-3 चीज़ें प्रमुख रूप से सामने आई है। पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो संबोधन था वो ये था कि कम से कम विनम्र रहें विधायक, जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि 2023 की जो डगर है उसको हम बिल्कुल आसान न समझे, वो बड़ी चुनौती है। और जो विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि 230 में विधायक चुन के आते हैं 8 करोड़ लोगों में से, तो आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो चुनकर आए हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का घमंड या किसी प्रकार का कोई अपने ऊपर हावी ना होने दे, जनता के बीच बेहतर जाएं। तो एक तो ये है कि विधायकों की कार्यशैली क्या होना चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट रहा है। और लगभग सभी वक्ताओं ने विधायकों को ये बताया है कि जनता से जुड़े रहना है, तभी हम 2023 का लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो सत्ता और समन्वय के बीच जो एक बेहतर तालमेल की जो बात लगातार होती है, एक ये मुद्दा ये भी रहा कि सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल हो। हालांकि उसको बाद में बीजेपी ने यह कहा कि सत्ता और संगठन की बात नहीं है, सत्ता, संगठन, कार्यकर्ता और जनता, इन सब के बीच में समन्वय कैसा होना चाहिए, इसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन अगर आप सुबह से देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से विधायक जब आ रहे थे तो कई विधायक जो इस प्रशिक्षण को लेकर बहुत तैयार नहीं दिख रहे थे कि क्या इस प्रशिक्षण में होने वाला है, इस ट्रेनिंग कैंप में क्या होने वाला है। वो थोड़े अनमने जरूर दिखे कि क्या इसमें सीखना क्या है और बताना क्या है, ये तमाम बातें रही। लेकिन जब फिर अंदर जो आप जैसा कह रहे थे कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, उसी अनुशासन के साथ में पूरा दिन भर से घटनाक्रम देख रहा हूँ कि तमाम विधायक, मंत्री सब अंदर हैं, लगातार उद्बोधन हो रहे हैं तमाम नेताओं के, बीडी शर्मा हो, चाहे सुहा जी हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। दूसरे दिन के हाइलाइट्स पर भी एक रोशनी डाल दीजिए। कुछ बड़े नेता जो पहले सत्र में नहीं शामिल हुए, वो दूसरे सत्र में, और दूसरे दिन का क्या हाईलाइट रहेगा, इस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी जी। देखिए, दूसरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर माने तो शिव प्रकाश जी का भाषण सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये क्यों पहला मौका होगा जब राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों के प्रभारी शिव प्रकाश अपने विधायकों और बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। तो अगर मैं न्यूज़मैन की भाषा से कहीं, पत्रकार की भाषा से कहूँ तो कल खबर निकलेगी, कल खबरों के कई एंगल निकलेंगे कि शिव प्रकाश जी क्या मंत्र देते हैं। क्योंकि 2023 अभी वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जुटे हुए हैं, उसके बाद 2023 कैसा रहा, डेरा रहेगा। तो इसलिए मेहमानों का तो नहीं कहूंगा मैं, अब तो वो बीजेपी के साथ रच बस गए हैं, लेकिन फिर भी एक तालमेल आपको कैसा दिखा? जी। देखिए, तालमेल की जहाँ तक बात है, अंदर जो तालमेल है वो बहुत बेहतर, जो चर्चा बाहर तक आ रही है कि अच्छा बेहतर रहा। लेकिन ये जरूर है कि जैसे कोई नया हमारे इवेंट होता है या नया कोई हम प्रयोग करते हैं, तो उस तरह से जो बीजेपी में शामिल हुए, जो अब बीजेपी के सदस्य हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थक कहने पे बार बार आपत्ति होती है, इसलिए मैं यही कहूँगा जो बीजेपी में नए सदस्य हैं, जो बीजेपी के विधायक और मंत्री हैं, वो जरूर थोड़ा सा जाने से पहले एक सोच रहे थे कि एक नया प्रयोग है, क्योंकि संभव है कि कांग्रेस में शायद इस तरह का प्रयोग नहीं होता हो, इसलिए वो बेहद उत्साहित भी हम कह सकते हैं उसको, और वो थोड़े उत्सुक भी थे कि किस तरह का प्रयोग है। और अब जब वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि 8 से 9 बजे खत्म होगा, तो हम उनसे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया जानेंगे कि कैसा ये अनुभव रहा उनके लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये होता ही है, जो यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, आचार्य के नज़दीक भी पहुंच जाते हैं, वो सब इस प्रक्रिया को लेकर बहुत सहज रहते हैं, और वो अपने नए साथियों को भी सहज करते हैं कि होता है कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कि चलता है संगठन में, इसके बाद भोजन होगा, आराम से भोजन करेंगे अपन सब प्रेम से, और 2 दिन का सत्र कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये जिम्मेदारी सीनियर निभा रहे हैं ऐसा लगता है, और बड़ा खिलंदड़ा मस्त अंदाज, खुद मुख्यमंत्री बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में नजर आए, सारे वरिष्ठ नेता। चलिए लौटते हैं बातचीत की तरफ। जुगल, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इनपुट दिया और दिन भर खूब पसीना बहाया आपने, थोड़ा विश्राम कीजिए अब। एक छोटी टिप्पणी, चूंकि विपक्ष का मौका है, हालांकि उनका विषय नहीं है,
लेकिन 22 फरवरी को वो भी प्लान कर रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। बाकी अधिकृत खबर तो अब्बास हफीज़ साहब के पास ही होगी। किस तरह आप देखते हैं बीजेपी की इस कोशिश को, और ये कोशिशें, थोड़ा दिल तो दहलता ही होगा हफीज़ साहब कि इतनी मजबूत तैयारी, इतनी किलेबंदी 2023 के लिए अभी से ऐसे एकजुट हो गए हैं जैसे 4 महीने बाद चुनाव है। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है, मैं इसके ऊपर ये बात तो मानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस जो ये 2 दिन का मिलन समारोह है और मेल जोल को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो काम किया है, इससे जनता को फ़ायदा हो। जो जनता पीड़ित है पिछले 1 साल से, तकरीबन 1 साल होने वाला है, जो जनता पहले बिना मंत्रियों के थी, फिर मिनी कैबिनेट उसको मिला, फिर उसको फुल टाइम कैबिनेट मिला भी तो प्रभारी मंत्री अभी भी ज़िलों के नहीं मिले क्योंकि ज़िलों का बंटवारा नहीं कर पाते हैं। तो शायद ये मेल मिलन के बाद अब जनता की ये परेशानियाँ दूर हों, असंतुलित मंत्रिमंडल को संतुलित करने की कवायद शुरू हो। मध्य प्रदेश को मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार एक फुल टाइम स्पीकर भी मिल जाएगा ताकि फिर कोई अध्यक्ष पद को लेकर अपने पार्टी के प्रशिक्षण कार्य में नहीं जाए, कार्यालय का जो कार्यशाला है उसमें नहीं जाएगा, वर्कशॉप में नहीं जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि आज प्रदेश एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है जो मूल भाजपा सिंधिया भाजपा एक करने में लगी हुई है, लेकिन नुकसान जनता का हो रहा है। आपने छोटी सी प्रतिक्रिया का पूछा था तो ये है, और आगे मुझे लगता है कि पंकज जी इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है इसके बारे में, कब वो मिलने वाले हैं, कब उनके जो आपसी जो दूरियां हैं करीब आने वाली हैं, जिससे कि पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का भी भला हो सके और सड़कों पर भी माननीय सिंधिया जी आएँ, क्योंकि आज की तारीख के अंदर अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक बहुत परेशान हैं। पंकज जी देखिए शरद जी, जो पूरी प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट है। पहले जो कांग्रेस ने कहा कि जनता बहुत परेशान है और क्या क्या चीज़ें, जो कांग्रेस का उनका विश्लेषण है, पर लोकतंत्र में हम चुनाव को परिणामदायी मानते हैं और वही परिणाम ठीक होता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है जी। और लोकतंत्र में अभी इन उपचुनाव में जनता जनार्दन ने स्थापित कर दिया कि कांग्रेस के सारे आरोप जो थे वो झूठे, खोखले और थोते थे, और इसीलिए आज एक बार फिर बम्पर मेजोरिटी के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर कृपा कर रही है। वो इसलिए कृपा कर रही है कि हम संभवतः जन अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। इसीलिए बार बार जब भी चुनाव के विषय आते हैं, 2003 से एक अंतराल जरूर 15 महीने का आया, वो 2-4 सीटों से अंतर आया। जहाँ तक इस प्रक्रिया की बात करें शरद जी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में जब से सम्मिलित हुआ तो तब से चाहे बूथ स्तर का प्रशिक्षण हो, मंडल स्तर का प्रशिक्षण हो, पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हो, सोशल मीडिया का प्रशिक्षण हो, संगठन के अन्य विभागों का प्रशिक्षण हो और विधायकों का प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की नियमित परंपरा है। और जैसा आपने कहा कि हर बार लोग इसी बात को लेकर आश्चर्य और अचरज करते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कांग्रेस को है कि चुनाव के 2 दिन 4 दिन पहले जागती कि कौन प्रत्याशी, क्या प्रक्रिया। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, क्योंकि सतत जनसेवा की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। और प्रशिक्षण सर जी क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, हम कितने भी विद्वान क्यों ना हो जाएं, पर समय समय पर हमको कोर्स करेक्शन की आवश्यकता लगती है और ये वही कोर्स करेक्शन है। और इस प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शरद जी अनुशासन, क्योंकि अनुशासन से आती है प्रतिबद्धता और प्रतिबद्धता से आता है समर्पण, और यही समर्पण भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता की पहचान है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के कई राज्यों में जनता सेवा करने का अवसर देती है। तो मुझे लगता है कि ये विश्लेषण या विषय कांग्रेस पार्टी को करना है कि उनकी क्रिया प्रक्रिया प्रतिक्रिया क्या है, उनका विषय। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट है, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब्बास हफीज साहब, आप कहना चाह रहे हैं कुछ संक्षेप में? डॉक्टर इतनी सी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो सब जानते हैं उसको। और आज ये इन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गोपाल भार्गव जी ने क्या बयान दिया है, किस बात के खिलाड़ी हैं, किस बात के ऊपर जो उन्होंने हंसते हुए क्या ताना मारा भारतीय जनता पार्टी ने, के इतने वरिष्ठ नेता ने जिन्होंने पहले भी अपना रिजर्वेशन दर्ज कराया था, आपत्ति दर्ज कराई थी, उन्होंने ये क्यों कहा खिलाड़ी? किस बात को सीखेंगे? क्या आपने दल को धोखा देना, क्या मैंडेट को धोखा देना, मैंडेट का अपमान करना, ये सिखाया जाएगा वहां पर? तो ये सारी की सारी चीजें समझ से परे हैं। तो जो बहुत कुछ संदेश छुपे हुए हैं गोपाल भार्गव जी के बयान में, उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि सिंधिया जी के आने के बाद वरिष्ठों का अपमान नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मुझे लगता है कि वो उस बात को किस रूप में देखा जाए, ये ठीक है कि आप उसमें ये देख सकते हैं कि उसमें एक ऐसी बात ज़रूर है जिसमें बिटवीन द लाइंस आप जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने गलत क्या कहा है? जो बीजेपी का हिस्सा हुए हैं, कांग्रेस से आए नेतागण अधिकांश अनुभवी हैं, फर्स्ट टाइमर्स नहीं हैं, वो लंबे समय तक लंबी पारी खेल कर आए हैं और ये अच्छा रहता है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम भी खिलाड़ी हैं और वो भी खिलाड़ी हैं। तो ये चीज़ें जो है एक
लाइटर वेन में भी कई बार नहीं, कही शरद जाती जी, है। मैं जी तो सिर्फ जी ये पंकज बोलना जी। चाह रहा हूं कि कांग्रेस को पूरा अधिकार है वो बिटवीन द लाइंस देखे, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, जहां चाहे वहां देखे, पर समस्या कांग्रेस के साथ है कि वो वहां नहीं देखती जहां उसको देखना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश प्रदेश में खराब है। और शरद जी, ये मतलब आप सोचिए कि राजनीति के सब खिलाड़ी क्यों नहीं है? हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीति के खिलाड़ी हैं। गोपाल भार्गव जी बहुत सीनियर राजनेता हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, खुद सीखने के लिए आए। आप सोचिए शरद जी कि कितना भी बड़े पद का राजनेता हो, पर यदि वो प्रशिक्षण लेने आया, अनुशासन के साथ है, प्रतिबद्ध के साथ है, समर्पण के साथ है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। बिल्कुल ठीक बात है। और खिलाड़ी तो सभी हैं, तभी खेल खेल कर चुनाव में जनता के मन पर कहीं ना कहीं एक अपना सकारात्मक प्रभाव पैदा करके चुनाव जीत कर आते हैं। और जो चुनाव जीतता है वही खिलाड़ी है, जो नहीं जीत पाता है, मैं अनाड़ी तो नहीं कहूँगा, वो फिर खिलाड़ी बनने की लाइन में लग जाता है। डॉक्टर सत्य प्रकाश, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक बात पंकज जी ने कही है, बीजेपी ने कांग्रेस को इतना परेशान किया है, ये शब्द मैं कहूँ, या चिढ़ौनी जो एक शब्द हम कहते थे कि बना बना कर कांग्रेस पर इतने हमले किए, कांग्रेस मुक्त का नारा भी दिया, कि अब कांग्रेस भी एक गहरी नाराज़गी से बीजेपी को लेकर भर चुकी है। राहुल जी कहते हैं 2 लोगों की सरकार है, 2 ही लोग सरकार चला रहे हैं। यहाँ भी हम कांग्रेस के अधिकांश नेताओं की भाषा में एक बड़ी एग्रेसिवनेस देखते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि वो अपनी पार्टी से ज़्यादा बात अब बीजेपी की करते हैं। ये रणनीति भी हो सकती है और ये रणनीति नहीं भी हो सकती है, और ये चिढ़ाए जाने की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इस पर भी आपकी राय चाहूँगा, और बीजेपी के इस आयोजन पर भी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। जी जी शरद जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एजुकेशनल हो या पॉलिटिकल आउटफिट हो, सभी में रिफ्रेशर कोर्स का एक महत्व होता है। बीजेपी में, जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहा है, कि बीजेपी में जो प्रशिक्षण वर्ग हैं, ये कोई नए नहीं है। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से बीजेपी में प्रशिक्षण वर्ग देखे हैं, और प्रशिक्षण वर्ग के कारण ही आज बीजेपी देश की या विश्व में बड़ी पॉलिटिकल आउटफिट बन पाई है। और ये मैं शुरू से ही हमेशा कहता हूं कि बीजेपी संगठन के रूप में अपनी हमेशा इवन 24 घंटे तैयारी में रहती है। और आपको बताएं, नया कोई भी व्यक्ति आता है या कोई पुराने व्यक्ति होते हैं, तो नए और पुराने के बीच में जब भी कोई नया आता है उसको महत्व ज्यादा मिलता है, तो पुरानों के बीच में अनबन होना स्वाभाविक है। वो आना भी चाहिए, क्योंकि तब जब तक वो नहीं आएगी तब तक उसको दूर कैसे करेंगे। तो ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, कहीं ना कहीं दोनों लोगों को, जो न्यूली एंटर्ड एमएलए हैं, वो मैं सिंधिया जी का ग्रुप उसमें ना कहूं, वो एमएलए हैं, प्लस जो बीजेपी के पुराने लोग हैं, जब इन लोगों को पूरी जगह मिल गई है, तो निश्चित रूप से जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण पा कर बीजेपी को इस मुकाम पर लाए हैं, उनको कहीं ना कहीं कष्ट तो होता होगा अंदर। लेकिन पार्टी की लाइन है, पार्टी में डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को वो ब्रेक नहीं कर सकते। बीजेपी की अपनी पहचान ऐसी मानी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रशिक्षण वर्ग कहीं ना कहीं सभी एमएलए को एकजुट करने, एक दूसरे को फैमिलियर करने, और वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी का क्या रुख हो, सरकार का क्या रुख हो, एमएलए का क्या रुख होना चाहिए समाज के प्रति, कहीं ना कहीं ये चीज सिखाने के लिए ये जो आयोजन किया गया है, ये पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करेगा। अब हफीज साहब, एक छोटी टिप्पणी आपकी ज़रूर इस पर मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमले बोलना ये राजनीति की एक शैली है, लेकिन बीजेपी इसका पूरा फ़ायदा उठाती है जब कोई महत्वपूर्ण इवेंट सामने होता है, चुनाव या चुनाव जैसा ही कोई दूसरा विषय। और आपके सामने इस समय, मैं नहीं कहता ये आपकी पार्टी का विषय है, और पार्टी बिल्कुल कोशिश कर ही रही है, और बहुत शुभकामनाएं भी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि 135 साल पुरानी पार्टी को कोई ये नहीं समझा सकता कि उसको कैसे उभरना है इस चुनौतीपूर्ण समय से। लेकिन ये बेहतर समय है कि आप, और कर ही रहे होंगे, आप संगठनात्मक तौर पर अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हो। अब्बास हफीज़ जैसे युवा प्रखर अच्छे नेताओं को कैसे आगे लाने की एक कवायद की जाए, और किस तरह से बीजेपी पर हमला बोला जाए, लेकिन वो इस तरह बोला जाए कि उसका परिणाम और उसका नतीजा भी सामने आए। देखिए शरद जी, ये तो निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है। जिस पार्टी ने उपचुनाव के फौरन बाद, उसके परिणामों के बाद नगरीय निकाय की तैयारी शुरू कर दी हो, जिस पार्टी के ज़्यादातर, कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर क्षेत्रों के अंदर प्रत्याशी तय हो चुके हैं, सिर्फ चिट्ठी जारी होने, सूची जारी होने का इंतजार है।
आज भारतीय जनता पार्टी तो खुद बौखला गई है हमारे एक घोषणा से। ये तो आपने भी देखा कि आज इनके लिए घोषणा करना मुश्किल है, घोषणा करना इनके लिए मुश्किल है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं होती, आप प्रशिक्षण शिविर कराइए। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है वो सबने देखा है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और हम लोग स्वतंत्र होकर काम करते हैं और अपना एक अलग अलग स्टाइल है हमारा दोनों का काम करने का। लेकिन आपके निजी जो विषय हैं, आपके जो निजी इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज, वो पार्टी के बाहर सरकार के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन पड़ने लगे और उससे जनता परेशान होने लगे। एक तरफ आपके अंदर सरफुटव्वल की स्थिति हो जाए कि आप पूरे टाइम निरंतर चुनावी मोड में रहते थे, लेकिन आज ये हालत है कि आप एक पार्षद का टिकट तय नहीं कर सकते। ये मूल भाजपा का टिकट होगा या सिंधिया भाजपा का टिकट होगा, इस सबको दूर करने के लिए ये प्रशिक्षण है। ये पहला प्रशिक्षण है जो अपने आप में एक वन ऑफ इट्स काइंड है, ये सबसे अलग है। तो ऐसे हालात कभी भी, एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे बड़े हैं पंकज जी, उन्होंने कहा था कि हम कहीं पर भी नहीं देखते हैं। आप बिटवीन द लाइन देखिए, अबव द लाइन देखिए, बिलो द लाइन देखिए, लेकिन कहीं जहां देखना है कांग्रेस वहां देखे। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी के ऊपर देखा, क्या ये गलती थी? कांग्रेस की सरकार ने साफ पानी देने के ऊपर देखा, क्या ये हमारी गलती थी? कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारी चीजें। पंकज के शरद जी, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस इस सारी प्रशिक्षण को, भारतीय जनता पार्टी की क्रियाओं को, गतिविधियों को कैसे देखती है, ये कांग्रेस का विषय है। जहाँ तक नगरीय निकाय चुनाव का विषय है, तो मैं बड़े विनयपूर्वक के दावे के साथ कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में चुनाव परिणाम के बाद शरद जी हमारा विश्लेषण करेंगे और तब इस बात का आकलन करेंगे कि कांग्रेस कहाँ ठहरती है, कहाँ थमती है। एक शहर के प्रत्याशी के नाम की पहले घोषणा कर देना, और उसके बाद वहाँ मैं इंदौर का जिक्र कर रहा हूँ कि शुक्ला जी के नाम की घोषणा, तो चौकसी साहब ने किस प्रकार का उत्पात वहाँ मचाया कांग्रेस पार्टी में, सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार की स्थिति सबको पता है। तो अभी बहुत यदि कांग्रेस इस बात से उत्साहित है कि उसने कथित तौर पर, जैसा मित्र कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नाम तय कर लिए, चिट्ठी जारी करना बाकी है, पर जहाँ चिट्ठी जारी हुई वहाँ जूतम पैजार भी समय देखिए इंदौर में चिंटू चौकसे, संजय शुक्ला का प्रकरण सबके सामने है। लेकिन फिर ये कांग्रेस का विषय है, वहाँ वो चौकसे जी लड़े भिड़े या शुक्ला जी चुनाव लड़े, उनका विषय है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, तो सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा संगठन बड़ी प्रतिबद्धता के साथ तैयारी करते हैं, और ये भी उसी का एक हिस्सा है शरद जी। चलिए, क्योंकि विधायकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी अपने अपने क्षेत्र में नगरीय निकाय के चुनाव में। तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, उसके समय को लेकर, टिकट की घोषणा को लेकर और जनता की कृपा को लेकर। सत्यप्रकाश जी, रणनीति कांग्रेस की जो है, मैं फिर कहूँगा कि हम कोई अधिकारी नहीं हैं कि उस पर हम टीका टिप्पणी करें, और एक अनुभवी सीजन पार्टी जिसने पक्ष विपक्ष की लहरों में तैरते हुए अब तक का सफ़र तय किया है। हालांकि आप कह सकते हैं कि 77 के अलावा कोई बड़ा थपेड़ा, और 90 में गठबंधन की सरकारों के दौर के अलावा कांग्रेस को कोई बड़ा थपेड़ा नहीं लगा है, और बीजेपी के 2014 के इमरजेंस के बाद उसे ज़रूर केंद्र में और फिर राज्यों में भी वो पीछे छूटी है, लेकिन अपनी लय पकड़ लेगी, इसके लिए शुभकामनाएं तो उसे दी जा सकती। बेहतर रणनीति आप क्या देखते हैं? जवाब क्या हो सकता है कि आप नगरीय निकाय की एक मजबूत तैयारी करें, चुपचाप खामोशी से अपने को संगठनात्मक स्तर पर मजबूत करते हुए, और फिर एक जवाब प्रस्तुत करें, और अगर नतीजे सकारात्मक रहते हैं फिर ये कहिए भी कि देखिए साहब, हमने कर दिखाया, आप तो हमें खारिज कर रहे थे, आप कह रहे थे हम पीछे छूट रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस बीजेपी की आलोचना में कुछ अधिक उलझ गई है और बीजेपी भी ये चाहती है? मध्य प्रदेश में शरद जी, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का अल्टरनेट नहीं है। एक अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी तो रहेगी, तो इसलिए कांग्रेस के खत्म होने की बात नहीं होगी। आने वाले जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे, आप उन इलेक्शंस में देखना कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अर्लियर ईयर्स की अपेक्षा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप देखते हैं इनकी जो विपक्ष बहुत मजबूत है, इन्होंने 15 महीने सरकार भी चला ली है, सरकार के चलाने के साथ साथ एक बड़ा घूंट पी के बैठे हैं। इस घूंट की ठोकर देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार, कांग्रेस एक मजबूत तैयारी के साथ इस इलेक्शन में जाएगी। दूसरी बात, ये जो प्रशिक्षण वर्ग हुआ है, ये क्यों डिबेटेबल हुआ है? मैं आपको रोक रहा हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, लेकिन एक जिज्ञासा है मेरी, बहुत कम वक्त रहेगा इसलिए बहुत संक्षेप में। कड़वे घूंट 2008 और 13 में भी रहे, 18 में अच्छे नतीजे मिले, लेकिन बहुत खिलखिलाने वाले नतीजे नहीं थे, और यही वजह रहा कि सरकार गिरी।
कांग्रेस ने गलतियों से कम सीखा है, विश्लेषकों का यह मानना है। 3 से बराबर आ रहे हैं हर चुनाव। आपकी लीडरशिप जो है उसको, ऐसा नहीं है कि अब्बास हफीज नहीं सोच सकते हैं या, लेकिन जो, और मैं फिर कहूंगा मध्य प्रदेश कांग्रेस से ज्यादा ये बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय कांग्रेस की है, दिल्ली की कांग्रेस की है, जो मध्य प्रदेश में लीडरशिप भेजती रही है। 2018 में आपने कमलनाथ जी पर भरोसा जताया, वो कामयाब रहे। ये अलग बात है कि सरकार नहीं चल पाई, लेकिन दिल्ली, मुझे याद आता है एक बड़े कांग्रेस मध्य प्रदेश के नेता का ये कहना, जब मैंने उनसे पूछा था करीब 15 साल पहले कि मध्य प्रदेश की तरफ हाईकमान की तवज्जो क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा शायद मध्य प्रदेश हाईकमान के रडार पर नहीं है। जी जी जी, मैं शरद जी, आज ये जो प्रशिक्षण वर्ग में थोड़ा सा इसके क्या फिर आपके सवाल पर आता हूं कि प्रशिक्षण वर्ग क्यों डिबेटेबल है। उसका कारण ये है कि सिंधिया जी के साथ जो लोग आए हैं जी, वो लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है, अदरवाइज आपने देखा होगा कि बीजेपी में प्रशिक्षण आम बात है, चलते रहते हैं, इसको कभी डिबेट में नहीं शामिल किया जाता है। लेकिन ये जो इशू है, सिंधिया जी के जो लोग हैं, ज्योतिरादित्य जी के लोग हैं, उनके साथ इनका आना, 7-7 दिनों की ट्यूनिंग बैठना, क्योंकि ये जो सीनियर लीडरशिप है मध्य प्रदेश की बीजेपी के अंदर, जो एमएलए हैं, वो उनकी नाराजगी आपने वक्त वक्त पर देखी है। रही सही बात कांग्रेस की, अगर हम आज की स्थिति में कहें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस, संक्षेप में सर, माफ कीजिएगा वक्त कम है मेरे पास, हम सीमा लांघ रहे हैं जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस आने वाले चुनाव में आप देखना कि उनकी मजबूती के साथ वो उस पार्टी उतरेगी चुनाव में। परिणाम आप जानते हैं कि ज्यादातर रूलिंग पार्टी के साथ लोकल बॉडीज के रहते हैं, तो भाजपा को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले जो समय में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है, उससे मेरे ख्याल से बेटर रहने की उम्मीद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सत्यप्रकाश, धन्यवाद पंकज चतुर्वेदी जी, धन्यवाद अब्बास हफीज साहब। देखते हैं क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह ये सत्र आरंभ हुआ है, कांग्रेस बीजेपी की अगर हम बात करें, कांग्रेस इसे गौर से देख ज़रूर रही है, लेकिन बीजेपी फिर एक बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस एक मैसेज के साथ तो सामने खड़ी हो रही है कि देखिए हम कितने बड़े बड़े नेताओं को भी अपने इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग में एक श्रोता की तरह बुला लेते हैं और सारी चीज़ें कामयाबी से करते हैं। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां भी निरंतर परवान चढ़ रही है, और कई बार जब आप एक गहरी चोट खाते हैं तो वो चोट आपके लिए एक बहुत बड़ा मददगार मरहम बन जाती है। लेकिन कांग्रेस को पिछली गलतियों से सबक लेते हुए, और मैं फिर कहूँगा कि बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की है कांग्रेस के कि वो मध्य प्रदेश में एक ऊर्जा का संचार करे। देखते हैं, उम्मीद तो की जानी चाहिए। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर।